एपिसोड 43। अभिमन्यु मुजफ्फरपुर जा रहा था, लेकिन उससे पहले वो प्रीति के सूला पहुंचा और उसके साथ में एक स्केच आर्टिस्ट था। अभिमन्यु और प्रीति ने काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उस हत्यारे का स्केच बनवा लिया, जिसने उन पर मुजफ्फरपुर में हमला किया था। उसके बाद अभिमन्यु मुजफ्फरपुर के लिए निकल गया। अभिमन्यु मुजफ्फरपुर राज्य परिवहन की बस से जा रहा था। बस एक उबड़-खाबड़ सड़क पर जा रही थी। सड़क इतनी खराब थी कि बस पूरी तरह हिचकोले खा रही थी। अभिमन्यु बड़ी मुश्किल से मुजफ्फरपुर के लिए उस बस में चढ़ पाया था। बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह अंदर ठूसे हुए थे और पूरी बस पसीने की बदबू से महक रही थी। जब जब बस में ब्रेक लगता, खड़े हुए लोग बैठे लोगों पर गिर पड़ते और फिर जो गालियों की बौछार शुरू होती कि सुनने वाले के होश उड़ जाए। बुजुर्ग भन्ना रहे थे, बच्चे बिलख बिलख कर आसमान सिर पर उठा रहे थे। माएं उन्हें चुप करने की नाकाम कोशिशों के साथ लोगों की गुस्से से भरी नजरें भी झेल रही थी। अभिमन्यु चेहरे पर शिकन लिए बैठा हुआ था। उसके पास बैठा बूढ़ा आदमी बार बार नींद में अभिमन्यु के कंधों पर लुढ़का जा रहा था। उसके खर्राटे बज रहे थे सो अलग। अभिमन्यु दुआ कर रहा था कि ये सफर जल्दी से जल्दी खत्म हो। अभिमन्यु ने हाथ में स्केच पकड़ रखा था। उसकी सीट के पीछे से दो आंखें स्केच को घूर रही थी। अभिमन्यु को एहसास हो गया था कि कोई पीछे से झांक रहा है। वो एक दो बार पीछे मुड़ा भी, पर उसे सिर्फ दो औरतें मुंह फाड़कर सोते हुए दिखाई दी। अभिमन्यु ने सोचा कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं था। फिर वो एक बार और मुड़ा और उसके सामने एक 6 साल के बच्चे का चेहरा आ गया, जो पीछे से झांक रहा था। अभिमन्यु समझ गया कि वो उसके हाथ में पकड़ा स्केच देखने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु ने उससे प्यार से पूछा, क्या देख रहे हो? लड़का शर्माते हुए चुप खड़ा रहा। अभिमन्यु ने स्केच दिखाते हुए पूछा, ये देखना है? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। अब अभिमन्यु ने लड़के को हत्यारे का स्केच दिखाया और प्यार से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? लड़के ने उसे पहचानते हुए हामी भरी। अभिमन्यु की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने वो स्केच लड़के के पास ले जाते हुए कहा, बेटा इसे ध्यान से देखो, क्या तुम सच में इस आदमी को जानते हो? लड़के ने स्केच की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। अभिमन्यु को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कौन है ये और तुम इसे कैसे जानते हो? लड़के ने कहा, पापा। अभिमन्यु को ऐसा झटका लगा कि उसके पसीने छूट गए। उसने लड़के से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़के ने खिड़की के पास बैठी महिला की ओर इशारा किया, जो सो रही थी। अभिमन्यु ने लड़के से उसे जगाने को कहा। लड़के ने अपनी माँ को जगाया, जो आंखें मलते हुए उठी और चिल्लाकर बोली, क्या हुआ? क्यों उठाया मुझे? लड़के ने अभिमन्यु की ओर इशारा किया। महिला ने अभिमन्यु को देखा और बोली, क्या हुआ जी? ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा? अभिमन्यु ने कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अभिमन्यु ने उस महिला को स्केच दिखाकर पूछा, आपका बच्चा कह रहा है ये उसके पापा है? महिला ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसका ये बर्ताव देखकर अभिमन्यु दंग रह गया। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए उस औरत ने कहा,
मेरा बेटा कुछ भी बोलता है। दरअसल उसके पापा ट्रक ड्राइवर है और कभी घर पर नहीं रहते, तो वो किसी को भी पापा बोल देता है। फिर उसने लड़के को डांटते हुए कहा, ऐसे किसी को भी अपना पापा क्यों बोल देते हो? 1000 बार मना किया है ना। चलो चुपचाप यहाँ बैठो मेरे पास। आखिरकार 5 घंटे बाद बस मुजफ्फरपुर पहुंची। अभिमन्यु झट से नीचे उतरा और खुली ताजी हवा में भर भर कर सांस लेने लगा। उसने सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर मुंह धोया और चाय पी, ताकि उसका दिमाग काम करने लगे। बस के सफर से उसे चक्कर आ रहे थे। चाय पीने के बाद अभिमन्यु को राहत महसूस हुई और उसका दिमाग खुल गया। उसे समझ आ गया कि उस हत्यारे को मुजफ्फरपुर में ढूंढना आसान नहीं होगा और ना ही ये एक दिन का काम था। उस गोदाम में छानबीन करके राजकुमारी साड़ियों की पूरी जानकारी भी लेनी थी। उसे यकीन था कि थाने में उस आदमी के जुर्म का पूरा चिट्ठा होगा। उसने पुलिस चौकी जाने का तय कर लिया। 2 ट्रक ड्राइवर बीरबल और गोपाल मुजफ्फरपुर के तिलक रोड पुलिस स्टेशन की फर्श पर उकड़ू होकर बैठे थे। वहाँ इक्की दुक्की कुर्सियाँ और एक पुरानी सी मेज रखी थी। दोनों बंदे हेड कांस्टेबल राजू राम से मिन्नतें कर रहे थे। बीरबल हाथ जोड़े कह रहा था, साहब हम मानते हैं कि हमने पी रखी थी और नशे में डिवाइडर पर ट्रक चढ़ा दिया, पर हमने लोहे के पाइप नहीं चुराए। तभी गोपाल भी बोला, हमारा यकीन कीजिए साहब, हम सच कह रहे हैं, कसम से। हेड कांस्टेबल ने उन्हें देखते हुए सख्ती से कहा, चल पहले थोड़ा नींबू पानी पी, नींबू पानी से तेरी उतर जाएगी, फिर सच बोलेगा। हेड कांस्टेबल ने अपने जूनियर से उनके लिए नींबू पानी लाने को कहा और फिर टेम्पो ड्राइवर को देखते हुए कहा, हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, अगर तुमने कुछ नहीं चुराया तो घबराने की जरूरत नहीं। तभी अभिमन्यु पुलिस स्टेशन आया और टेम्पो वाले बंदों को हेड कांस्टेबल के आगे गिड़गिड़ाते और ये कहते देखा कि सीसीटीवी फुटेज उन्हें बेकसूर साबित कर देगा। अभिमन्यु ने हेड कांस्टेबल को हत्यारे का स्केच दिखाया और बड़ी नरमी से कहा, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं इस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। हेड कांस्टेबल ने देखा कि स्केच किसी पेशेवर ने बनाया था। अभिमन्यु ने हेड कांस्टेबल को अपनी आईडी दिखाते हुए बताया कि वो खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर है और इस आदमी ने कैसे उस पर हमला किया था। हेड कांस्टेबल ने अपने जूनियर से कहा कि वो टेम्पो ड्राइवर को 1 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल न होने दे। ये कहते हुए वो अभिमन्यु को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ उसने अपना आपराधिक डाटाबेस देखा और कुछ देर बाद उसे एक मैच मिल गया। अभिमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से आदमी का पता और फोन नंबर लिख लिया। उस हत्यारे का नाम सरदार था। अभिमन्यु ने हेड कांस्टेबल को शुक्रिया कहा और वहां से चल दिया। अभिमन्यु ने बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने खड़े आदमी को देख अभिमन्यु के होश उड़ गए। 1 सेकंड के लिए अभिमन्यु को लगा कि वही सरदार उसे घूर रहा है जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। पर ध्यान से देखने पर अभिमन्यु समझ गया कि वो सरदार नहीं था, बल्कि काफी कुछ उसके जैसा लग रहा था। अभिमन्यु ने खुद को संभालते हुए उस आदमी को बताया कि वो सरदार के बारे में पूछना चाहता है। सरदार का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मर चुका है सरदार हमारे लिए। मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं। लगता है आप गलत पते पर आ गए हैं। ये कहते हुए वो अभिमन्यु के मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाला था
कि अभिमन्यु ने उसे रोक लिया और उसे सरदार का स्केच दिखाया। स्केच देखकर अभिमन्यु पर गुस्से से चिल्लाते हुए वो आदमी बोला, कहा ना, मर चुका है सरदार हमारे लिए। भाई था ये मेरा, पर उसकी काली करतूतों की वजह से हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमें अकेले छोड़ दीजिए, हम शरीफ लोग हैं। अभिमन्यु को सरदार के भाई से पता चला कि जब सरदार 15 साल का था, वो बुरी संगत में पड़ गया था और छोटी मोटी चोरियां करने लगा था। उसका पुलिस से 36 का ऐसा आंकड़ा फंसा था कि उनके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब से उनका सरदार से कोई लेना देना नहीं था। अभिमन्यु बहुत मायूस हो गया कि अब उसे सरदार का अता पता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके परिवार ने उससे रिश्ता ही तोड़ लिया था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो उसके फोन नंबर की डिटेल पता करे और देखे कि वो किस किस के संपर्क में था। शायद इससे उस सरदार और सरपंच के बीच की कोई कड़ी मिल जाए। अभिमन्यु का फोन उस गोदाम में खो गया था, इसीलिए उसे सबसे पहले एक फोन खरीदना था। वो तुरंत मार्केट की तरफ बढ़ गया और वहां से उसने 2 फोन खरीदे, एक अपने लिए और एक प्रीति के लिए, क्योंकि उसका मोबाइल भी गोदाम में खो गया था। फोन खरीदते ही अभिमन्यु ने दीनदयाल को फोन लगाया और उसे एक नंबर का पता लगाने को कहा। दीनदयाल की फोन उठाते ही अभिमन्यु ने कहा, दीनदयाल, एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। दबी थकान भरी आवाज में दीनदयाल ने कहा, ओके सर। अभिमन्यु समझ गया दीनदयाल की अम्मा के साथ शॉपिंग करने में हालत खराब हो गई। दीनदयाल कुछ और कहता, इससे पहले अभिमन्यु की अम्मा अपने बेटे से बात करने के लिए फोन ले लेती है। अभिमन्यु की आवाज सुनकर अम्मा खुश हो गई। अभिमन्यु ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और शाम तक घर आ जाएगा। अभिमन्यु ने अम्मा से गुजारिश कर जरूरी बात करने के लिए दीनदयाल को फोन वापस देने को कहा। मुंह बनाते हुए अम्मा ने दीनदयाल को फोन दिया। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, सरदार का नंबर तो मिल गया, अब जानना ये है कि उसने मेरे मुजफ्फरपुर जाने के लिए एक दिन पहले किससे बात की थी। दीनदयाल बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ये काम करवाता हूँ। अभिमन्यु ने कॉल को कट किया और गोदाम के लिए निकल गया। एक बार फिर अभिमन्यु खुद को गोदाम के अंदर पाकर अजीब महसूस कर रहा था। उसे वो सारे खौफनाक पल याद आ रहे थे जो उसके और प्रीति के साथ बीते थे। अब बिना टाइम वेस्ट किए अभिमन्यु ने अपनी छानबीन शुरू की और आखिर उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जो उसके सारे सवालों की गुत्थी सुलझा सकती थी, और वो थे ढेर सारे बही खाते। इन बही खातों में साफ साफ लिखा था कि कितनी साड़ी कहाँ कहाँ गई, और सब गांव के नाम के बीच मिला अभिमन्यु को चकिया गांव के नाम का पन्ना। क्या अब उस बही के जरिए अभिमन्यु ये पता लगा सकेगा कि वो राजकुमारी साड़ियां किसने थोक में खरीदी थी? क्या अभिमन्यु उस हत्यारे तक पहुंच पाएगा? कैसे जोड़ेगा अभिमन्यु सरदार और सरपंच के बीच की कड़ी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।